नए यूनिट का नाम लिखना है आपको एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो देखो, पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा था फ्रेमवर्क कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कैसे दिखाना है। अब ये वाला जो चैप्टर है छोटा सा, ये है एप्लीकेबिलिटी को लेकर। ये भी लगभग 4-5 नंबर का ही है, थ्योरी में ही आएगा। अब एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये किन पर एप्लीकेबल है। अब यहाँ बाजू में ये जो पनवाड़ी की दुकान है, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है क्या अपनी अकाउंटिंग करने में, ये मुद्दा है ना। तो एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये है कि ICAI ने नियम बना रखे हैं कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किन के लिए एप्लीकेबल होंगे और किन के लिए नहीं होंगे, है ना। तो उस पर ये पूरा बेसिकली चैप्टर है। तो इसमें हमें 3-4 मेजर पॉइंट्स कवर करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है उसका नाम है, लिखते हैं, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, criteria for classification of non-company entities, criteria for classification of non-company वर्ड को आप बादल कर लेना entities। तो मतलब पहला जो पॉइंट है हमारा, उसमें हम नॉन कंपनी एंटिटीज़ जो हैं उनके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब ये है क्या, थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको समझा देता हूँ कि भाई ये सब क्या बातें हैं। तो बेसिकली 2 तरह से पहले डिवीज़न किया गया, एक को बोला गया कंपनी एंटिटीज़ और दूसरों को नॉन कंपनी एंटिटीज़। अब नॉन कंपनी एंटिटीज़ में भी कुछ लेवल्स बनाए गए कि भाई नॉन कंपनी तो ये राजू पनवाड़ी भी है, और नॉन कंपनी हो सकता है कोई उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा और बड़ा, और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो नॉन कंपनी एंटिटियों में भी क्लासिफिकेशन बना रखे। तो पहले हमको वो थोड़ा सा समझना, लिखना है। तो इसमें आप मेरे साथ साथ लिखो, सबसे पहला फर्स्ट एरो डाल के, कि फॉर द पर्पज़ ऑफ एप्लीकेबिलिटी, फॉर द पर्पज़ ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS, for the purpose of applicability of AS, comma, non-company entities are classified into, बताओ कितनी कैटेगरीज, ये पता है आपको? 4 कैटेगरीज, ठीक है, 4 कैटेगरी। तो यहाँ पे 4 लिखना, इनटू 4 कैटेगरीज, डैश डाल के नाम लिख लेते हैं, मतलब ऐसी ABCD। ए का नाम है लेवल 1, बी का नाम है लेवल 2, सी का नाम है लेवल 3 और डी का नाम है लेवल 4। तो ये कितना सिंपल हो गया। तो नॉन कंपनी एंटिटीज़ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। लेवल 1 के आगे डैश डाल के लिख लेना लार्ज साइज एंटिटीज़, लार्ज साइज एंटिटीज़, बड़ी। लेवल 2 में लिख लेना, बताओ क्या, मीडियम साइज एंटिटीज़। लेवल 3 में स्मॉल साइज एंटिटीज़। और लेवल 4 में माइक्रो एंटिटीज़।
क्योंकि स्मॉल से भी छोटा अब क्या है, माइक्रो एंटिटीज़। ठीक है जी, माइक्रो एंटिटीज़। तो ये जो नीचे की 3 हैं, ये ऊपर वाले को किस निगाहों से देखती होंगी कि ये तो बड़े लोग हैं, है ना, लेवल 1 लार्ज, बाकी लेवल 2 मीडियम है, लेवल 3 स्मॉल है, लेवल 4 तो माइक्रो है। तो हालांकि इनमें भी भेदभाव है, लेकिन ये तीनों मतलब अपने आप को समझते हैं कि हम तो कम हैं, सबसे ऊपर तो लार्ज है, बड़ा है ना। तो इन तीनों को मतलब एक टर्म दे रखा है मिलाकर, वो लिख लो आप। इन तीनों को कह देते हैं MSME और छोटा सा s, मतलब MSMEs। MSMEs। अच्छा, तो शायद आपने अगर इसकी फुल फॉर्म लिख लेता हूँ, शायद ये वर्ड से ऐसे सुन रखा हो। MSMEs का मतलब हो गया माइक्रो कॉमा स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज़। तो मतलब नीचे की 3 को हम MSMEs कह देते हैं, और लेवल 1 तो लार्ज, बड़ी हो ही गई। तो ऐसे 4 क्राइटेरिया बना रखे हैं, ठीक है ना। अब मज़ेदार बात आपको सिंपल सी बताने के लिए अभी ख़त्म कर सकते हैं, वो ये है कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कितने हैं वैसे बताओ अभी? 27 है ना, 2 हटे हुए हैं, लेकिन 1 से 29 तक वैसे गिनती के अनुसार। तो लेवल 1 जो एंटिटीज़ हैं उनको तो पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी फॉलो करने हैं, और विदाउट एनी रिलैक्सेशन एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन, है ना। लेकिन जो लेवल 2, 3, 4 वाली एंटिटी हैं, इनको कुछ रियायत दे रखी है। इनको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो भी नहीं करने, और कुछ को फॉलो करना है पर उसमें बीच बीच में छूट दे रखी है। तो ये बात हम मतलब अगले पॉइंट में लिख लेंगे। तो मेन मुद्दे वाली बात ये हमारी अगले पॉइंट में कवर हो जाएगी। तो लिख लेते हैं, लेवल 1 entities are required to comply in full with all accounting standards। तो कंप्लाई इन फुल को आप हाईलाइट कर लेना चाहें, और लेवल 1 को भी हाईलाइट कर लेना। तो आपको एकदम से नज़र आ जाएगा, अच्छा कि भाई इसका मतलब लेवल 1 वाली जो हैं उन्हें तो सारे फुल फॉलो करने, सारा फॉलो करना, उनके लिए कुछ वो नहीं है। और अगले एरो में लिख लेते हैं, सर्टेन एग्जेम्पशंस ऑब्लिक रिलैक्सेशंस have been provided to MSMEs। तो इसमें हम exemptions रिलैक्सेशन को हाईलाइट कर लेते हैं और MSMEs को हाईलाइट कर लेते हैं। तो मतलब जो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 वाली हैं MSMEs, मतलब समझ गए ना, लेवल 2, 3 और 4 वाली जो हैं उनको थोड़ी थोड़ी कुछ रियायतें हैं, थोड़े बहुत जगहों पर रिलैक्सेशन है कि चलो ये मत फॉलो करो, वो मत फॉलो करो, और मतलब इस तरह से कुछ कुछ जगह पर छूट दे रखी है। तो मतलब टेक्निकली आधा चैप्टर तो ख़त्म, यही है एप्लीकेबिलिटी कि भाई किसके लिए क्या एप्लीकेबल है। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि लार्ज किसे कहोगे, मीडियम किसे कहोगे, स्मॉल किसे कहोगे और माइक्रो किसे कहोगे। क्या पता है राजू पनवाड़ी जो है ये लार्ज हो, शक्ल पे नहीं लिखा, तो किसे लार्ज कहेंगे, किसे मीडियम कहेंगे, किसे स्मॉल कहेंगे। अब हमको ये लिखनी है बात। एप्लीकेबिलिटी तो खत्म हो गई, ये लाइन लिखते ही खत्म हो गई कि लेवल 1 को सब कुछ फॉलो करना है, 2, 3, 4 वालों को रिलैक्सेशन है कुछ कुछ जगहों पे। लेकिन हम 1 किसको कहेंगे, 2 किसको कहेंगे, 3 किसको कहेंगे और 4 किसको कहेंगे, अब ये ज़्यादा बड़ी बात हो गई। तो अगला मतलब जो पॉइंट है वो एरो डाल के उस पर इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं। तो एक्चुअल में ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है बात। तो जो चैप्टर का मूल मुद्दा है वो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लेवल 1 कौन, बड़ा कौन, छोटा कौन, मीडियम कौन, है ना। तो वो हम लिख लेते हैं। तो आप
लिख लो पहले लेवल 1 एंटिटीज। तो लेवल 1 एंटिटीज में 5 पॉइंट्स लिखने। पहला ए, whose securities are listed या ब्रैकेट में और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ब्रैकेट क्लोज ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। और ब्रैकेट में लिख लेना इन इंडिया और आउटसाइड। तो लो जी, तो पहला तो पॉइंट बन गया कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटी अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई या होने वाली है, चाहे भारत में चाहे किसी भी स्टॉक बाज़ार में, तो वो लेवल 1 मान ली जाएगी। दूसरा, बैंक्स कॉमा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब तो पैसों के अंबार पर बैठी हुई हैं खुद ही। ये तो बड़े बड़े पैसों के मतलब पहाड़ पर बैठी हुई कंपनी है जो बैंक का काम कर रही हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या इंश्योरेंस कंपनी है। तो इनके लिए तो पहले ही कह दे कि आप तो बड़े हो, तो ये भी लेवल 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद सी पे आप स्टार लगा लेना। इस पर क्वेश्चन आता है, ऑल एंटिटीज कॉमा हुज टर्नओवर ब्रैकेट में लिखना है एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। पीजीबी पीवीपी तो पढ़ ही लिया होगा टैक्स में, तो अदर इनकम नहीं लेनी है ना, अदर इनकम नहीं लेनी। तो कोई भी एंटिटी जिसका टर्नओवर एक्सीड्स कितने करोड़, 250 करोड़, 250 करोड़ से ज़्यादा अगर टर्नओवर है तो ये हाईलाइट कर लेते हैं। तो कोई भी एंटिटी जिसका टर्नओवर exceeds 250 crores in immediately preceding accounting year। पिछले साल जिसका भी टर्नओवर अगर 250 करोड़ को एक्सीड कर गया तो बस आप उसको कहोगे भाई तुम तो बड़े हो, लेवल 1। तो ये क्राइटेरिया है, इस पर क्वेश्चन मतलब पूछ लेता है। इसके बाद डी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ध्यान रखना ये कंडीशन सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ऐसा नहीं कि पांचों होंगी तभी माना जाएगा। कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी वो लेवल 1 हो जाएगा। तो इसी तरह डी कंडीशन है कि भाई ऑल एंटिटीज कॉमा हुज बोरोइंग्स ब्रैकेट में लिख लो चाहे इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, मतलब पब्लिक से भी अगर ले रखा है वो भी माना जाएगा। सारी बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सीड्स कितना, ₹50 करोड़, 50 करोड़ से ज़्यादा की अगर आपने बोरोइंग कर रखी है तो ऑल एंटिटीज हुज बोरोइंग्स एक्सीड्स ₹50 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। तो अगर पिछले साल किसी भी समय किसी भी क्षण आपकी बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर गई किसी भी क्षण, तो फिर आप क्या मान लिए जाओगे, बड़ी कंपनी, लेवल 1। तो ये दोनों क्राइटेरिया पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
बाकी ई पॉइंट सिंपल है, वो कुछ भी नहीं है। ई पॉइंट है कि भाई होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनी ऑफ द अबव। ऊपर वाली 4 कंपनियों में से कोई भी कंपनी की अगर होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है तो फिर वो भी क्या मान ली जाएगी, बड़ी कंपनी मान ली। वो तो ऑब्वियसली भाई जिसका मतलब होल्डिंग कंपनी बड़ी है तो फिर आप भी बड़ी हो, सब्सिडरी बड़ी है तो आप भी बड़े हो, मतलब वो तो ऊपर की 4 मेन है, तो इन्हें हम मान लेंगे लेवल 1 एंटिटीज़, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट कि लेवल 1 एंटिटीज़ कौन सी हैं, क्या कंडीशन है, या केस बेस दे देता है। वो कह देगा कि एक कंपनी थी, उसकी पिछले साल बोरोइंग थी 40 करोड़, तो बताओ ये कौन सी एंटिटी है और उस पर क्या एप्लीकेबिलिटी होगी, तो फिर हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरे हो गए अब जी, लार्ज के बाद अगले कौन, लेवल 2। अब मीडियम वाले, मीडियम किसे कहेंगे, तो लेवल 2 एंटिटीज़, इनके बारे में लिख लेते हैं। तो इसमें 3 ही बातें, मेन तो 2 ही हैं। तो पहला तो ऑल एंटिटीज़ कॉमा हुज टर्नओवर ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग क्या, अदर इनकम ब्रैकेट क्लोज एक्सीड्स ₹50 crore but does not exceed ₹250 crores in immediately preceding year। तो उसको कहेंगे कि भाई तुम मीडियम हो, है ना। तो मतलब सिंपल हो गया क्राइटेरिया। लेवल 1 वाली किसे मानेंगे, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी का 50 करोड़ से ज़्यादा है और 250 तक है तो वो लेवल 2 हो गई। तो क्राइटेरिया बन गया, स्लैब बन गया। और इसी तरह दूसरा पॉइंट जो है बी पॉइंट, वो बोरोइंग्स को लेकर है कि भाई ऑल एंटिटीज़ कॉमा हुज बोरोइंग्स ब्रैकेट में इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स ब्रैकेट क्लोज एक्सीड्स ₹10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा, बट डज नॉट एक्सीड कितना, ₹50 करोड़। बस तो ये स्लैब बन गया। एट एनी टाइम इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। तो ये भी अपना हाईलाइट कर लेते हैं। ये बोरोइंग को लेकर स्लैब बन गया। तो भाई बोरोइंग अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ये मीडियम मान ली जाएंगी। 50 से नीचे होना चाहिए, 50 से ऊपर हो गया फिर तो 1 हो जाएंगी। बस तो इसमें यही 2 क्राइटेरिया। बाकी सी तो फॉर्मेलिटी का पॉइंट है कि भाई होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ऑफ अबव 2, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ऑफ अबव 2। ऊपर की कंपनियों में से किसी की भी अगर होल्डिंग है या सब्सिडरी कंपनी है तो फिर वो भी लेवल 2 कंपनी मान ली जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अगला एरो, अब स्मॉल कौन है, लेवल 3 एंटिटीज़। तो स्मॉल कौन है, तो इसमें भी 2 बातें हैं मेन। तो अब ज़्यादा डिज़ाइनर अंग्रेज़ी नहीं लिखते, अब समझ जाएंगे, अब सीधा समझ गए ना, वो सेम ही खेल है।
बस सीधा लिखते हैं अब टर्नओवर। अंग्रेज़ी एग्ज़ाम में लेकिन वही सेम लिखनी है, मतलब एक्सक्लूडिंग अदर इनकम एंड ये वो, लेकिन सीधा क्राइटेरिया लिख लेते हैं कि भाई रुपी 10 करोड़ से लेकर कहाँ तक, रुपी 50 करोड़, क्योंकि अगर 50 करोड़ से ज़्यादा होगी फिर वो 2 बन जाएगी, तो स्लैब बना हुआ है। और बी में आ गया बोरोइंग्स, वही सेम कहानी कि भाई पिछले साल किसी भी क्षण अगर बोरोइंग 2 करोड़ को एक्सीड कर जाए लेकिन 10 करोड़ तक, तो फिर वो लेवल 3 मान ली जाएगी। और सी पॉइंट वही फॉर्मेलिटी, होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अबव 2, ऊपर वाली 2 में से किसी की भी अगर होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है तो फिर वो भी एक तरह से क्या मान ली जाएगी, आपकी लेवल 3 एंटिटी मान ली जाएगी। ठीक है, सिंपल। और लास्ट सबसे आसान, लेवल 4 एंटिटीज़। तो लेवल 4 कौन सी, हाँ माइक्रो। तो माइक्रो किसको मानेंगे, मतलब उतनी भी जहमत नहीं समझी लॉ ने, दोज हु आर नॉट लेवल 1, 2 और 3, मतलब बस अब कोई भी, अब राजू पनवाड़ी हो चाहे कोई भी हो, सारे अपना इसमें आ गए लेवल 4 में। है ना। तो ये बेसिकली 4 तरह की एंटिटियाँ हो गई। तो ये इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो लेवल 1 एंटिटियों को तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुल्ली कंप्लाई करने हैं, लेकिन 2 को थोड़ी सी रियायत है, 3 को थोड़ी सी रियायत है, 4 को थोड़ी सी रियायत है, ये पॉइंट है ना। चलो अब कुछ स्टार पॉइंट्स लिखने, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो स्टार डाल के लिख लेते हैं, मतलब इसी में कुछ बातें हैं। तो पहला स्टार पॉइंट डाल के लिखना है, एन MSME which avails exemption, an MSME which avails exemption or relaxation given to it shall disclose the fact। तो इसमें आप shall disclose को हाईलाइट कर लेना, shall disclose the fact। तो मान लो मैं लेवल 2 या लेवल 3 या लेवल 4 वाली एंटिटी हूँ, तो मुझे कुछ एग्जेम्पशन मिली होगी, है ना। भाई मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया स्पोर्ट्स कोटे से, तो मुझे एग्जेम्पशन मिल गई मान लो, तो ये बात हमें क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि यूज़र जो है इस इंफॉर्मेशन से इफेक्ट हो सकता है ना, जो भी है यूज़र की मर्ज़ी। लेकिन ये एग्जेम्पशन या रिलैक्सेशन कुछ भी अगर मिली है लेवल 2, 3, 4 वाली एंटिटी को, तो वो उन्हें क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, है ना। दूसरी बात, दूसरा सितारा, वेयर एन एंटिटी कॉमा बीइंग MSME comma had qualified for any exemption, or relaxation previously but no longer qualifies for relevant exemption, in the current accounting period
in the current accounting period, comma, the relevant accounting standard become applicable from the current period only. From the current period only, and the figures for corresponding period of the previous accounting period need not to be revised. और इसी के आगे फुल स्टॉप. The fact that previous figures have not been revised, shall also be disclosed. तो ये एक अच्छा पॉइंट है. ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन की तरह पूछ लेता है. मतलब पहले आप लिखो फिर बताता हूँ. तो अब देखो इसमें क्या है स्टोरी. मान लो किसी प्रीवियस ईयर में एक एंटिटी एमएसएमई थी, मतलब लेवल 1, लेवल 2, 3, 4 में से कोई भी थी, और इसको रिलैक्सेशन मिला हुआ था. तो इसने पिछले साल तो उस रिलैक्सेशन का फ़ायदा ले लिया. अब करंट ईयर शुरू हुआ. अब करंट ईयर शुरू होते ही भाई हो सकता है अचानक टर्नओवर बढ़ गया और 250 करोड़ पार कर गया. वो तो शुरू के 4 महीने में ही हो गया. तो यहीं पे इन्हें पता लग गया कि अरे अब तो हम लेवल 1 में आ गए, है ना. यहाँ पे इन्हें पता लग गया अब तो हम लेवल 1 में आ गए. तो अब वही दे रहा है कि भाई अब क्या होगा. तो जैसे ही अब वो लेवल 1 में आ गए ना, तो बस अब आगे से इनके ऊपर, मतलब जब इस साल के खाते क्लोज होंगे, इस साल की बुक्स बनेंगी, तो उन पर फिर वो सारे एएस एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि लेवल 1 पर तो सारे एएस एप्लीकेबल होते, उन्हें तो कोई छूट नहीं मिलती. तो उनकी छूट जो है वो कैंसिल हो जाएगी. अच्छा, अब इसमें फिर मुद्दा आता है कि भाई अब छूट अगर कैंसिल हुई तो हम क्या पिछले साल की जो हमने फिगर्स हैं, जो अकाउंटिंग कर रखी हैं, क्या हम उन्हें चेंज कर दें अब? तो आंसर है नहीं. तो वही बात वहाँ पे लिखी है कि भाई पिछले साल की फिगर्स को नीड नॉट टू बी रिवाइज्ड. आपको पिछले साल तो ठीक है, तब रिलैक्सेशन थी तो वो थी, तो आप चेंज नहीं करना. लेकिन हाँ, ये बात डिस्क्लोज करनी है, लिख कर बतानी है कि हम पिछले साल की फिगर्स चेंज नहीं कर रहे, ताकि यूज़र समझ जाए. तो मतलब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल देख रहे हो ना कितनी जगह काम आ रहा है. तो यूज़र को ये बात बतानी ज़रूरी है कि देखो हमने पिछले साल की फिगर्स को ना चेंज नहीं करा. तो ये बात लास्ट में लिखी हुई है कि द फैक्ट दैट प्रीवियस फिगर्स हैव नॉट बीन रिवाइज्ड शैल ऑल्सो बी डिस्क्लोज्ड. तो बस हम ये डिस्क्लोज कर देंगे कि हमने फिगर्स को चेंज नहीं करा. ये है पॉइंट, समझ आएगा ना. तो सिंपल पॉइंट है. अच्छा, अब इसका उल्टा भी हो सकता है. अगला सितारा. where an entity has been covered in level 1, where an entity has been covered in level 1 and subsequently, comma, ceases to be covered and gets covered
in MSME ceases to be covered and gets covered in MSME, comma, the entity will not qualify for exemption until the entity ceases to be covered in level 1 for 2 consecutive years। पहले इसमें हाईलाइट करवा देता हूँ मेन बातें। एक तो नॉट क्वालिफाई और 2 consecutive years, पहले हाईलाइट कर लो, फुल स्टॉप। और आगे लिख लो सिमिलरली same will happen for level 2, फिर एरो डाल के लिख लेना लेवल 3 और एरो डाल के लिख लेना लेवल 4। तो ये समझ आई अंग्रेजी? थोड़ा अंग्रेजी टिपिकल है, लेकिन कहानी सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि अरे सिंपल बात को क्यों घुमा रखा है, वैसे बहुत सिंपल चीज़ है। अब देखो, इसका मतलब हो गया कि आप डिग्रेड हो रहे हो। जैसे ऊपर वाले पॉइंट में तो आप अपग्रेड हो रहे हो, भाई पहले आप छोटे थे बड़े हो गए, तो बड़े हो गए तो भाई बड़े नियम फॉलो कर रहे हैं, अब क्या दिक्कत है। लेकिन इसमें अब आप छोटे हो गए हो, डिग्रेड हो रहे हो, है ना। तो इस पूरी कहानी का बस सार ये है कि आप अगर डिग्रेड हो रहे हो, आप लेवल 1 से MSME हो रहे हो मान लो, है ना। तो अब लेवल 1 में तो आपको भाई सब कुछ फॉलो करना पड़ता था। अब जैसे ही आप MSME बने, आप कहोगे भाई लाओ मुझे तो रिलैक्सेशन दो, मैं तो छोटा हो गया। तो यहाँ पर आपको रोक लगा रखी है कि भाई छोटे तो हो गए हो, लेकिन जब तक 2 साल तक छोटे बने नहीं रहोगे तब तक रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। नहीं तो आदमी छोटा हुआ, रिलैक्सेशन ले ली, फिर पता चला अगले दिन फिर बड़ा हो गया। भाई ऐसा हो भी सकता है। तो इसीलिए ये कहा है कि आप जब डिग्रेड हुए तो यू विल नॉट क्वालिफाई फॉर एग्जेम्पशंस अंटिल, मतलब जब तक 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक आप छोटे नहीं रहोगे, तो आपको 2 साल तक लगातार डिग्रेडेड रहना पड़ेगा, छोटा रहना पड़ेगा। अब यही सेम कानून, मान लो कोई डिग्रेड हो रहा है लेवल 2 से 3 पर डिग्रेड हो गया मान लो, तो उसके लिए भी 2 साल की पाबंदी है, क्योंकि 3 में और रिलैक्सेशन है। भाई मान लो 2 में रिलैक्सेशन है, लेकिन 3 में और रिलैक्सेशन है, और 4 में तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है। लेकिन अगर कहीं पर भी डिग्रेडेशन हो रहा है तो आपको पहले कब तक छोटा बना रहना पड़ेगा? 2 कॉन्जिक्यूटिव साल तक। उसके बाद फिर रिलैक्सेशन आपकी अप्लाई होंगी, फिर अपना रिलैक्सेशन ले लो, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आपको कानून बनानी पड़ेगा। लेकिन 2 साल तक आपको पहले छोटा बना रहना पड़ेगा, ये है पॉइंट। तो समझ आया? तो वो थोड़ा सा टिपिकल लॉ वाली लैंग्वेज लिखी है। सीजेस ज़्यादा लगा रखा है। सीजेस का मतलब है कि आपको 1 नहीं होना। इन्होंने डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं दे रखी कि भाई आपको 2 होना है, मतलब इसमें ये नहीं बोल रखा कि आप छोटे रहो। इसमें ये लिख रखा है लैंग्वेज में आपको बड़ा नहीं रहना 2 साल तक। तो लैंग्वेज इसमें नेगेटिव है। जैसे पढ़ के सुना देता हूँ। तो उसमें लिखा है कि वेयर एन एंटिटी हैज़ बीन कवर्ड इन लेवल 1 एंड सब्सिक्वेंटली सीजेस टू बी कवर्ड, मतलब अब वो लेवल 1 नहीं है, एंड गेट्स कवर्ड इन MSME, मतलब डिग्रेड हो गई, द एंटिटी विल नॉट क्वालिफाई फॉर एग्जेम्पशन अंटिल के बाद पढ़ लेना, द एंटिटी सीजेस टू बी कवर्ड इन लेवल 1 फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। यानी कि वो तब तक क्वालिफाई नहीं होगी जब तक वो लेवल 1 नहीं बनी हुई है लगातार 2 साल। यानी कि एक तरह से लैंग्वेज बन गई कि वो MSME बनी हुई है लगातार 2 साल।
तो मतलब सिंपल भाषा में मेरी बात याद रखना बस आप, कि कोई भी अगर डिग्रेड हो रहा है तो उसे 2 साल छोटा रहना पड़ेगा, तब रिलैक्सेशन मिलेगी। सिंपल रूल ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट। तो इस पे आप स्टार लगा सकते हो, मतलब ये भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ऊपर वाला इम्पॉर्टेंट था, है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट था। बाकी इसके बाद एक पॉइंट और लिख लेते हैं स्टार, ये छोटा पॉइंट है। इफ एन एंटिटी covered in MSME opts not to avail the exemption, then it shall क्या disclose the accounting standard in respect of which exemption was availed। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जैसे मान लो एक MSME है, अब वो लेकिन ये कह रहे कि भाई मुझे नहीं चाहिए रिलैक्सेशन वगैरह, मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूँ एग्जेम्पशन से। कह रहा है मैं हूँ छोटा लेकिन मैं अपने आप को बड़ा ही मानूंगा, मैं सब फॉलो करूँगा। तो फिर उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई तुम कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो, मतलब कौन सी एग्जेम्पशन जो तुम्हें एग्जेम्पशन मिली तो हुई है पर फिर भी तुम ऑप्ट आउट कर रहे हो, एग्जेम्पशन नहीं ले रहे हो, फिर वो डिस्क्लोज कर दो। तो मतलब ये भी हो सकता है कि उल्टा हो रहा है कि MSME वैसे तो कवर्ड है वो MSME में, लेकिन वो ऑप्ट्स नॉट टू अवेल द एग्जेम्पशन, कि भाई कह रही है मैं एग्जेम्पशन नहीं लूँगी, तो फिर उसको वो बात भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, है ना। तो ये तो एक सिंपल पॉइंट है। चलो, तो ये हो गए जी आपके बेसिकली मतलब पूरा खेल किसका, नॉन कंपनी एंटिटीज़ का, है ना। तो अब इसके नीचे मतलब एक वो बना सकते हैं कि भाई थोड़ा सा एक टैबुलर फॉर्मेट सा, कि कौन सी नॉन कंपनी एंटिटी को कौन सा AS मतलब अप्लाई करना है और किसको किस में क्या रियायतें मिली हुई हैं। बाकी लेवल 1, 2, 3, 4 एंटिटी समझ गए कि कौन सी हैं, है ना। चलो, तो इसके नीचे एक टैबुलर फॉर्मेट सा बना लेते हैं छोटा सा, उसी से समझा दूंगा आपको। तो AS 1 या ऐसे बना लो, हाँ पहले यहाँ AS लिख लेंगे, फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 के बारे में हमें कुछ नहीं लिखना, बताओ क्यों? उन्हें तो सब कुछ करना है फुल एंटायरनिटी में, उन पर कोई रिलैक्सेशन कुछ एग्जेम्पशन नहीं, उन्हें तो सारे ही AS फॉलो करने, और वो भी फुल, कोई भी उसमें मतलब डिस्क्लोजर में कहीं पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। हाँ, इनमें थोड़ा बहुत है कि भाई रिलैक्सेशन है, तो AS के इधर नीचे नंबर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद बताओ 7, 6 तो है नहीं ना, और उसके बाद 9, 8 भी नहीं है, बस फिर 29 तक पहुंच जाओ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। तो इसका अपना फर्रा बना के ले जाना घर से, बाय चांस पूछ ले 4 नंबर का, तो पता होना चाहिए कि किस में किसको क्या अप्लाई करना है और क्या छूट है। ठीक है, तो 1 से शुरू कर लेते हैं। टिक टिक टिक, तो टिक 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 का मतलब
कि पूरा अप्लाई करना है ना, तो बस सिंपल ऐसे ही कर लेंगे। फिर 2 में टिक टिक टिक, 3 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो 3 को हाईलाइट कर लेते हैं तो अलग से चमक जाएगा, है ना। तो 3AS जो है कौन सा है? 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, याद है कैश फ्लो स्टेटमेंट 3। तो लो जी, इन्हें छुटमुंजों को कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करना, इन्हें नहीं बनाना कैश फ्लो। उसके बाद 4 टिक टिक टिक, 5 टिक टिक टिक, 7 टिक टिक टिक, 9 टिक टिक टिक, 10 में टिक। अब इसमें भी टिक है लेकिन टिक के ऊपर आर लिख रहा हूँ, और टिक और आर। अब आर का मतलब रिलैक्सेशन, मतलब एप्लीकेबल है बट विद सम रिलैक्सेशन। अब सीए फाइनल में अब आगे स्टडी करोगे तो वो रिलैक्सेशन भी याद होनी चाहिए, भी क्या रिलैक्सेशन है ना। अभी रिलैक्सेशंस आपके लिए नहीं है, नहीं तो फिर बच्चा कहेगा भाई 4 नंबर के लिए मैं छोड़ ही रहा हूँ ये चैप्टर, है ना। तो अभी रिलैक्सेशंस नहीं है कि भाई क्या रिलैक्सेशन है, लेकिन वो बाद में आप पढ़ोगे, लेकिन इनको कुछ रिलैक्सेशन है। तो वैसे जो AS10 है ये PPE होता है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स को लेकर, तो उनमें उनको कुछ डिस्क्लोजर की रिलैक्सेशंस है। उसके बाद 11 टिक टिक आर टिक आर, मतलब 11 भी सेम ही हो गया 10 की तरह। उसके बाद 12 टिक टिक टिक, 13 टिक 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 आर, उसके बाद 14 टिक टिक क्रॉस। तो क्रॉस तो मतलब सीधा नॉट एप्लीकेबल, है ना। उसके बाद 15 टिक आर टिक आर टिक आर, उसके बाद 16 टिक टिक टिक, 17 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, 18 टिक क्रॉस क्रॉस। तो 17 भी मतलब किसी के लिए नहीं है, 18 भी एक के लिए है। उसके बाद 19 टिक आर टिक आर टिक आर, रिलैक्सेशंस हैं। 20 क्रॉस 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 नहीं है। 21 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, 22 टिक 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 आर, उसके बाद 23 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, उसके बाद 24 टिक क्रॉस क्रॉस, 25 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, 26 टिक 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 आर, 27 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, 28 टिक आर क्रॉस, और 29 तीनों में टिक आर टिक आर टिक आर। तो क्रॉस वाले मेनली हाईलाइट कर देता हूँ, जो भाई तीनों को ही नहीं करने, है ना। बाकी रिलैक्सेशंस जो हैं वो आर से मार्क हो गई। तो कुछ कुछ एएस के अंदर रिलैक्सेशंस हैं, ठीक है ना। तो इस पर केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब आ जाता है, अभी आपको दिखाऊंगा बाद में। ये है बेसिकली। तो कुछ कुछ एएस नॉट एप्लीकेबल हो गए जो हाईलाइट कर रखे हैं, और कुछ में उनको रिलैक्सेशंस मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब हो गया आपका बेसिक। चलो, तो अब जैसे ये तो यहाँ तक हो गया हमारा, ये पूरी बातें किसके संदर्भ में हो गई? नॉन कंपनी एंटिटीज। ये तो ये पहला पॉइंट आपका खत्म हुआ है, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कंपनी एंटिटीज। अब मेन पॉइंट नंबर 2 होगा, फिर खत्म। अब हम लिखेंगे क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ
कंपनी एंटिटीज़, कि भाई जो कंपनियां हैं उनके संदर्भ में क्या बात है। तो मेन पॉइंट नंबर 2, बस 2 ही पॉइंट हैं इसमें, क्योंकि या तो कोई कंपनी होगा या नॉन कंपनी होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो मेन पॉइंट नंबर 2 का नाम है क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, और ब्रैकेट में लिख लेना अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ब्रैकेट क्लोज, रूल्स 2021, उनके नियमों के तहत। मतलब ये मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के ऑफ कंपनीज, ये कंपनीज एएस रूल्स 2021 में दिए गए थे। तो मतलब वही, अब हम कंपनियों के लिए क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं। तो जैसे नॉन कंपनी एंटिटीज़ में तो कितने क्लासिफिकेशन थे? 4, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। कंपनीज में सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन है, तो आप ऐसे बस 2 बाइफर्केशन कर लो। इसमें 4 नहीं बना रखे, इसमें सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन बना रखे हैं। पहले को बोलते हैं SMC और दूसरे को बोल देते हैं नॉन SMC। SMC की फुल फॉर्म लिख लो। SMC की फुल फॉर्म है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी, मतलब वही छोटी। और नॉन SMC मतलब बड़ी, नॉन SMC मतलब बड़ी। तो इसमें लिखते हैं, पहले छोटा सा एरो डाल के लिख लेना। तो नॉन SMC के नीचे तो एरो डाल के लिख लेना कि नॉन SMC shall comply with all AS in full entirety। सिंपल, बात ख़त्म। तो समझ गए, ये तो बड़ी हो गई, तो बड़ी वाले को तो वही सेम, मतलब लॉजिक दोनों में सेम ही चलेगा। इसमें भी जो नॉन कंपनी एंटिटीज़ के लिए था, और वो स्टार पॉइंट भी सारे सेम ही रहेंगे जब हम अभी आगे मतलब दिखाऊंगा, तो ये भी सब सेम रहेगा। मतलब यहाँ पर भी वही भेदभाव है, बड़ा छोटा, यहाँ पर भी वही भेदभाव कर रखा है, बड़ा छोटा। बस नॉन कंपनी एंटिटीज़ में हमने छोटों को भी डिवाइड कर दिया था, यहाँ पर कंपनी में नहीं कर रखा। कंपनी में सिर्फ लिख रखा है बड़ी और छोटी, है ना। तो बड़ी कंपनियों के लिए तो सीधा सीधा है कि भाई आपको तो सारे एएस फुल एंटायरनिटी में फॉलो करने, मतलब कोई रिलैक्सेशन वगैरह नहीं है। और सिमिलरली एसएमसी के लिए आपको पता ही है कि क्या लिखोगे, इसमें कुछ बातें लिख लो कि भाई इन्हें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएंगी, तो वो लिख लेते हैं कि भाई इन्हें क्या रिलैक्सेशन मिल जाएंगी। तो AS3, AS17 नॉट एप्लीकेबल। तो 3 और 17 तो अब इनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। एक तो ये भी बादल बना लो। एक बादल और बना लेते हैं, इसमें बना लो रिलैक्सेशन इन AS21, 23, 27, AS15, इसके अलावा 19, 20,
28 और 29 और 25, इनमें इनको रिलैक्सेशंस दे रखे हैं। अलग अलग रिलैक्सेशन से आपको हालांकि रिलैक्सेशंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी एएस में कुछ है किसी में कुछ है, उसके लिए तो मतलब आपको वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इन्हें कुछ एएस तो एप्लीकेबल ही नहीं है, 3 और 17 तो एप्लीकेबल ही नहीं है, 21, 23, 27 भी एप्लीकेबल वैसे नहीं होता टेक्निकली। बाकी 15, 19, 20, 28, 29, 25 में भी अलग अलग तरह की इनको रिलैक्सेशन मिली हुई है ना। तो मतलब मोटा मोटा वही बात हो गई कंपनियों में भी कि बड़ी कंपनियों को तो सब कुछ फॉलो करना है और छोटी कंपनियों को कुछ जगह पे नहीं फॉलो करना और कुछ जगह पर रिलैक्सेशन है। लेकिन मुद्दा क्या, कौन छोटा है और कौन बड़ा है, तो वो हम नीचे स्टार डाल के लिखते हैं कि एसएमसी किसको कह रहे हैं हम, है ना। छोटा कौन है, हु इज़ छोटा, तो वो लिखते हैं स्टार डाल के। तो एसएमसी के बारे में लिख लेते हैं कि एसएमसी क्या होती है। एसएमसी कि भाई छोटा कौन है, तो डैश डाल के लिखना। नंबर 1, whose equity or debt securities are not listed in a stock exchange, ब्रैकेट में लिख लो इंडिया और आउटसाइड, कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है। तो जिसकी सिक्योरिटियाँ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हैं वो छोटा। सेकंड, विच इज़ नॉट अ बैंक कॉमा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी। जो बैंक ना हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना हो, इंश्योरेंस कंपनी ना हो, वो छोटा। थर्ड, टर्नओवर, बाकी वही कहानी है पूरी सेम, डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ रुपए, वो छोटा। फोर्थ, बोरोइंग्स, वही कहानी पूरी, डज नॉट एक्सीड कितने 50 करोड़, वो छोटा। और फिफ्थ कौन, होल्डिंग और सब्सिडरी। तो इसका मतलब छोटी कंपनी कौन, एक तरह से मतलब याद रखने के लिए वही सेम पांचों कंडीशन जो आपने नॉन कंपनी एंटिटी की लेवल 1 वाली कही थी। तो मतलब एक तरह से कहीं पर लॉ में कानूनन चेंज नहीं है, टेक्निकली समझ के सोचे तो नॉन कंपनी एंटिटियों में हमने कहा था कि भाई जिनके पास ये है वो बड़े हैं, तो एसएमसी में इसका उल्टा कर दे, भाई जिनके पास ये नहीं है वो छोटे हो गए। तो कंपनी में एसएमसी वही हो गए बेसिकली जिनके पास ये सब नहीं है, ठीक है। तो ये एसएमसी हो गए। और नॉन एसएमसी की परिभाषा, जो एसएमसी ना हो, वो भी लिख लो बस, एक लास्ट पॉइंट, बस ख़त्म। कि भाई नॉन एसएमसी कौन, नॉन एसएमसी हु इज़ नॉट एसएमसी, बस जो छोटी ना हो तो वो बड़ी। तो इस तरह से डेफिनेशंस दे रखी हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये मतलब आपका पूरा इसका कॉन्सेप्ट था। तो इसको आप क्लोज कर सकते हो। इसके 2-3 सवाल हैं, वो मैं आपको अपने साथ ही अभी करवाता हूँ।
चलो तो सबसे पहले हम ये एक एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। मेसर्स ओमेगा एंड कंपनी ए पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब जैसे ही आप एग्ज़ाम में ये बात देखो तो तुरंत अलर्ट हो जाओ कि इसका मतलब नॉन कंपनी एंटिटी का कार्यक्रम है। हैड टर्नओवर ऑफ 1.25 करोड़, ठीक है, एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, एंड बोरोइंग 0.95 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। तो पहले तो ये सोच के बताओ कि भाई ये नॉन कंपनी एंटिटी है तो कौन से लेवल वाली होगी? सबसे छोटी है, माइक्रो, लेवल 4, ठीक है। तो इट वांट्स टू अवेल द एग्जेम्पशन अवेलेबल इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001, एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ मेसर्स ओमेगा एंड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जेम्पशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर द डायरेक्टिव इशूड बाय द ICAI। तो बताओ सीए साहब क्या सजेशन है आपका इस कंपनी को? तो देखो पढ़ लो। तो इसमें एक ऐसी सिंपल आंसर दे रखा है कि भाई ये जो कंपनी है, पहले तो यही बताया कि रूल क्या है। तो रूल के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा कंपनी जो है वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में आती है ना, वो हमने भी लिख लिया था। फिर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर हमने पहचान लिया था कि ये कौन सी एंटिटी में आती है? फोर्थ, क्योंकि इसका टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से कम है और बोरोइंग भी 2 करोड़ से कम है, तो इसीलिए ये कौन से लेवल में फॉल कर रही है? 4 में। अच्छा, अब मान लो एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आया, तो अब खाली ये लाइन लिखते हो तो 5 भी नहीं मिलेगा कि भाई हम कह दें ये 4 है बस, कोई एक मतलब इसे एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो इसलिए बीच में हमको ना वो देना है कंटेंट, नॉलेज। तो ये हमें वो लिखना होता है जिसको आप बोल सकते हो कि जो लॉ है ना, कि भाई हम 4 क्यों कह रहे हैं। तो वो कंडीशन चिपकाई कि भाई नॉन कंपनी एंटिटीज़ में 4 लेवल्स होते हैं और किसी भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लेवल 4 के ये 3 क्राइटेरियाज होते हैं जो हमने लिखे थे, है ना, कि भाई टर्नओवर किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए 10 करोड़ से, बोरोइंग किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए 2 करोड़ से। तो हम इन दोनों कंडीशन को जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये लेवल 4 है। ऐसा नहीं कि हमने आगे वाले से चेप लिया हो भाई बता कौन से लेवल की है, तो हमको ये लिखना पड़ेगा कंडीशन लेवल 4 की, ठीक है ना। तो फिर आंसर कंप्लीट बनेगा। अब लास्ट में फिर आप बता दोगे कि भाई इन दिस केस इनको 3, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 4, 5, 7, 8 अप्लाई नहीं होंगे और कुछ जगहों पर रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ये उस टेबल से अगर आपको याद होगा तो लिख पाओगे, है ना, कि इनको कौन सी जगह पर रिलैक्सेशन मिलते हैं या कहाँ पर अप्लाई नहीं होते, है ना। तो थोड़ा सा टिपिकल है, बाई चांस नहीं याद रहे तो कोई नहीं, आप गलत मत लिखना, आप ऐसे लिख देना। अगर कुछ भी याद नहीं है तो ये लिख देना कि कुछ AS इन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे और कुछ AS में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और अगर नंबर याद हो जाए कि भाई कौन कौन से एप्लीकेबल नहीं होते तो वो लिख देना। मतलब ये लास्ट लाइन आपकी मतलब ऑप्शनल हो गई, आपके श्रद्धापूर्वक है कि भाई जितना याद हो जाए उतना लिख दो, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, कि गलत नहीं लिखना फालतू में। बट समझ आ गया क्वेश्चन ये? तो ये एक क्वेश्चन बनता है इसमें। तो अब देखो, अब इसमें जो पहले थ्योरी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बाई चांस डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो क्या होगा वो एक बार देखते हैं। देखो इसमें लिखा है व्हाट आर द इश्यूज विद विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील, ठीक है। अब ये देखो, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या है कि बाय चांस अगर ये क्वेश्चन पूछ लें तो क्या लिखना है, इसको आप होमवर्क में नोट भी कर सकते हो चाहे एक बार, मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ। तो बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर ना यहाँ पर एक बात जैसे ये दे रखी है कि भाई इन असेसिंग वेदर एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल वन मस्ट फाइंड करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। कि डज इट अप्लाई टू द एंटरप्राइज कंसर्न, क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस एंटरप्राइज को लगते हैं। दूसरा कि भाई डज इट अप्लाई टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसर्न,
क्या इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब ये हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। फिर उसके अंदर आइटम, डज इट अप्लाई टू द फाइनेंशियल आइटम कंसर्न, कि भाई मान लो आपका आइटम है मशीन, तो क्या इस आइटम पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। तो ये 3 कंसर्न्स होते हैं जिसको मतलब हम आंसर कर रहे होते हैं। तो ये एक मतलब थ्योरी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था। अब दूसरा देखो, दूसरा थ्योरी क्वेश्चन में देखो लिखा है लिस्ट द क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड फॉर रेटिंग अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी एज लेवल 1 एंड लेवल 2। तो इसमें आपको वो बातें चिपकानी है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की लेवल 1 होने के 5 पॉइंट्स थे और लेवल 2 होने के 3 पॉइंट्स थे, है ना, वो तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह 3 में लिस्ट द क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड फॉर रेटिंग नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी एज लेवल 4। तो इसमें भी आपकी वो 3 पॉइंट्स आ जाएंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लो, अगर मान लो थ्योरी नहीं आता। अब ये एक बार देखते हैं, जैसे क्वेश्चन 1, XYZ लिमिटेड विद अ टर्नओवर। अब लिमिटेड का मतलब कंपनी हो गई, तो ये कॉर्पोरेट एंटिटी वाली कहानी हो गई। विद ए टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ इन प्रीवियस ईयर एंड बोरोइंग ऑफ 1 करोड़ ड्यूरिंग एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर, वांट टू अवेल एग्जेम्पशन अवेलेबल इन एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड applicable to the companies for the year ended 31 March 2001, advise the management on exceptions that are available as per the company's accounting standard rules 2021। तो बताओ अब इसमें अब क्या आंसर लिखेंगे हम। नहीं, उससे पहले, क्योंकि 5 नंबर का है ना, तो पहले तो ये बताओ कि क्या इसको एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्यों मिलेगी। हाँ, और बोरोइंग भी से कम है। तो पहले तो आपको वो 5 कंडीशंस लिखनी है कि भाई किसी भी कॉरपोरेट एंटिटी को एसएमसी कहने के लिए 5 बातें होती हैं, और ये कंपनी वो 5 मतलब ये कंपनी वो बातें फॉलो कर रही है। इसका टर्नओवर भी 250 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा और इसकी बोरोइंग भी 50 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही। तो पहले हम 5 कंडीशन बताकर, लॉ बताकर कहेंगे कि देयरफॉर ये एसएमसी है ना। तो 3 नंबर तक तो यहाँ मिल जाएंगे मान लो आपको। अब उसको एग्जेम्पशंस क्या मिलती है वो ये पूछ रहा है कि भाई इसको क्या रियायतें मिलती हैं, ये भी शायद पूछ रहा है। एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द एग्जेम्पशंस दैट आर अवेलेबल। तो इसमें वो लास्ट लाइन जो आपको लिखवाई थी वो लिख देना कि भाई 3 और 17 इनको फॉलो नहीं करना, बाकी 20, 21, 25 जो भी हैं इन सब में उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा बस। अच्छा, क्वेश्चन 2, एक कंपनी वॉज क्लासिफाइड एज नॉन एसएमसी। ठीक है, तो एक कंपनी जो है वो कह रहे हैं कि नॉन एसएमसी की तरह क्लासीफाई हुई इन 2001-2। ठीक है, तो 2001-2 में ये बड़ी कंपनी थी। इन 2002-3 अगले वर्ष इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एसएमसी। अब ये छोटी हो गई, इसका मतलब पहले ये बड़ी थी और अब छोटी हो गई, तो मतलब डी ग्रेड हो गई। इसका मतलब ये क्या थी, बड़ी थी, बड़ी से छोटी हो गई तो डी ग्रेड वाली कहानी हो गई। तो अब अड़ो आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैनेजमेंट desires to avail the exemptions or relaxations for the SMC in 2002-3। मैनेजमेंट कह रहा है अब हम छोटे हो गए, अब हमें आज ही से रिलैक्सेशन दे दो। समझ गए क्वेश्चन। हाउएवर, आगे लिखा है हाउएवर द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी डज नॉट एग्री। तो मुंशी समझदार निकला। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है, मुंशी भी समझदार है। मुंशी कह रहा है कि नहीं, तो कमेंट आपसे कह रहा है कमेंट करो, तो क्या है आंसर। मुंशी सही कह रहा है ना, वेरी गुड। हाँ, 2 साल ये मैं पूछ रहा था। तो जब डिग्रेड होते हैं तो कितने वर्ष तक करना है अपने को, 2 साल। हाँ, तो देखो आंसर 2 में कि भाई एज पर द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल ये कहानी। तो अंटिल द कंपनी रिमेन्स छोटी फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव अकाउंटिंग पीरियड। जब तक आप 2 साल तक लगातार छोटे बने नहीं रहोगे तब तक एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगी। तो देयरफॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कैन नॉट अवेल द एग्जेम्पशंस, है ना। तो क्लियर हो गया।
तो बस इसमें वैसे यही क्वेश्चन थे। तो 2 अपना हो ही गया, 1 भी देखो अपना हो गया, और थ्योरी में ये दोनों भी हमारे हो गए। बस 1 आप चाहे एक बार लिख सकते हो एज होमवर्क नोट्स में, तो ये भी बाय चांस क्वेश्चन आएगा तो आपके पास रहेगा। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द इश्यूज पूछ रहा है, तो इसमें हालांकि वो वाले इश्यूज दे रखे हैं, तो यही लिख लेना आप आंसर में कि भाई रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। ये हालांकि हमने इंट्रोडक्शन वाले में लिखा था, तो ये यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन चीज़ों में डील करेगा, क्या इश्यूज़ क्या हैं। तो वही 4 इश्यूज़ हैं बेसिकली जो हमने वैसे ही इंट्रोडक्शन में कवर करे। ठीक है, तो समझ आ गया पूरा। चलो, तो बस यही था पूरा, तो ख़त्म हो गई कहानी इसकी। चलो डन।